हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो को कंफर्म कर दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। अगर ऑडियो ठीक है तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी करे हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा कोर्स है और हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको कंप्लीट टॉपिक यहाँ लाइव कराएंगे और आने वाले टाइम में इसका जो आने वाले टाइम में जो आपके आवर्स हैं वो क्लास के आवर्स भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हमें कंप्लीट करना है कोर्स तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी टाइम देना पड़ेगा। जो लोग आने वाले हैं जल्दी आ जाइए, बस सेकंडों में क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, गुड मॉर्निंग ऑल। जो लोग आ चुके हैं 22-23 लोग आ चुके हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा। रमेश चौधरी जी जो हैं काफ़ी सारे उन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेंगे, आप लोग देख लीजिए। और कोई चीज़ कंफर्मेशन है, जब फैक्ट की कंफर्मेशन है तो बिना सर्कुलर बिना बुक के कुछ भी कंफर्म मत कीजिए। जो लोग इस क्लास में आज पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा है जो वेरियस अकाउंट्स बैंक खोलता है उसके एस्पेक्ट चल रहे हैं। उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, और जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो कई बार 2 मार्क्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हमने कई सारे, जैसे इंडिविजुअल्स को कर लिया था, इंडिविजुअल्स में जॉइंट्स को किया था, उसके अलावा HUF कर लिया, कंपनी कर लिया, पार्टनरशिप अकाउंट कर लिया, एग्जीक्यूटर के अकाउंट कर लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट कर लिए, माइनर के अकाउंट्स कर लिए, और माइनर के डिफरेंट जो एस्पेक्ट थे वो कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन सी बात करनी है। देखो, अगर सोसाइटी या ट्रस्ट का जब भी अकाउंट होगा, अगर सोसाइटी या ट्रस्ट का जब भी अकाउंट होगा तो बायलॉज एक वर्ड होता है। बायलॉज का मतलब होता है उस सोसाइटी या ट्रस्ट के रूल्स रेगुलेशन, उसमें ऐसा मेंशन होना चाहिए कि वो ट्रस्ट या सोसाइटी किसी बैंक में अपना एक अकाउंट खोले और उसमें ट्रांजेक्शन करे अपने पर्पस के लिए। तो ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको ये देख लेना। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है तो कह रहा है ये एग्जामिन कर लीजिए और एसर्टेन कर लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए किसी कॉमर्शियल बैंक में। तो जब भी आप ट्रस्ट या सोसाइटी का अकाउंट खोलेंगे तो उस अकाउंट में के लिए आप बायलॉज पढ़ेंगे, उसमें लिखा होना चाहिए कि वो एक अकाउंट खोल सकते हैं। पता लगा उसमें लिखा हुआ है किसी पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल के चलाएंगे, फिर तो आप नहीं खोल सकते, तो उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ में, जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं ऐसे बैंक अकाउंट खोलने का, यहाँ लिखा विद द कोऑपरेटिव बैंक्स।
अदर देन विद द कोऑपरेटिव बैंक। तो क्या बोलता है, सम स्टेट्स हैव रेस्ट्रिक्शंस एज टू ओपनिंग अ बैंक अकाउंट अदर देन। तो वहां पे बोला गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में ही वो अकाउंट खोलेंगे, उसके अलावा अगर खोलते हैं तो विदाउट परमिशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो नहीं कर सकते। अब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सोसाइटी बनती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। और ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और इसको बोलते हैं फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार विद सर्टेन कंडीशन। These conditions like maximum balance etc. should be observed by the bank। और जब भी वो अपना अकाउंट खोलेंगे तो उसमें कोई कंडीशंस तो नहीं है, यानी वो मैक्सिमम कितना बैलेंस रख सकते हैं उसके रिगार्डिंग कोई कंडीशन है तो उसे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कैन बी मेड विद एनी बैंक और पर्सन कैरिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग अप्रूव्ड बाय द पर्पज रजिस्ट्रार सेक्शन इतना। तो अब देखिए यहाँ पे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बोला हुआ है कैरिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बैंकिंग बिजनेस के लिए अप्रूव है तो उसको क्या करना, अप्रूव फॉर द पर्पज रजिस्ट्रार। यहाँ से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग अपने आप को ये रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि हम बैंकिंग बिजनेस करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिजोल्यूशन टू ओपन द बैंक विद द सिग्नेचर ऑफ 3 पर्सन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। आउट ऑफ दीज द प्रेसिडेंट एंड वन ऑफ द अदर्स। तो ये मैंने जब लास्ट क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि एक तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं और ट्रेजरर और सेक्रेटरी में से कोई भी एक। क्लियर हो गया। तो 3 पर्सन हैं, 3 में से प्रेसिडेंट के सिग्नेचर तो हर जगह होंगे और उन दोनों में से जो अदर सिग्नेटरी है उसमें से 1 के किसी एक के सिग्नेचर होने जरूरी है। अब आपको इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए जब वहां पे क्वेश्चन आता है तो कई बार क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, और वो लंबा कैसे होता है उसका तरीका होता है। वो क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, तो बिल्कुल इन चीजों को लिखेंगे, पूरे ये 4 पॉइंट लिख देंगे और 4 पॉइंटों में से एक जगह पे कहीं पे कुछ नॉट या कुछ लिख देंगे। जैसे यहां लिख देंगे नो नीड ऑफ रिजोल्यूशन लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो आंसर गलत है। तो आपको लगता है बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बुक में ये चीज़ें देखी हुई हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी में, आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा। हाँ ये 4 पॉइंट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज है गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडी। अगर आप कोई गवर्नमेंट का या पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो पीएसयूज होते हैं उनका आप कोई अकाउंट खोल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या बात है, तो पहली बात तो क्या है, तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपाइलेशन ऑफ ट्रेजरी रूल्स एंड अकाउंट कोड। तो गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी के रूल्स होते हैं और अकाउंट के कोड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग खुलेगा। यानी जितनी परमिशन उनके ट्रेजरी में होगी उसी के अकॉर्डिंग वो लोग बैंक में अकाउंट ऑपरेट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट फाइनेंशियल हैंडबुक ऑफ द स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अकाउंट खोलेगी तो उसमें आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट आपके पास अकाउंट खोलने आएगी तो उसमें हैंडबुक ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल हैंडबुक ऑफ द स्टेट का रेफरेंस लेना पड़ेगा, यानी उसका भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इन कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेस कंसिस्ट ऑफ, अब गवर्नमेंट क्या करती है, पे करती है, रिसीव करती है, कलेक्ट करती है, रेमिट करती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। बैंक while opening the bank account, government and public bodies should also obtain a copy of letter of authority issued by the competent authority for opening। तो जब भी, जैसे सपोज कीजिए कोई आपके आसपास कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर वो अकाउंट खोलने आ गया तो उस डिपार्टमेंट का
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये परमिट किया होगा कि यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है, तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, वो आपके पास आए खोले कि हमें पीएचसी का अकाउंट खोलना है, तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा क्या उनको ये अकाउंट खोलने की परमिशन है या नहीं है। पता लगा उनको परमिशन सीएमओ से लेनी पड़ती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिसीट्स की बात करें, अगर गवर्नमेंट अकाउंट की बात होती है तो गवर्नमेंट कैसे रिसीट करती है? थ्रू चालान। गवर्नमेंट के क्या होते हैं? चालान मेड इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, दो डबल और ट्रिपल बनाए जाते हैं, शोइंग डिस्टिंक्टली द नेचर ऑफ पेमेंट एंड द हेड ऑफ द अकाउंट। तो ये किस तरह का पेमेंट है, जैसे किस तरह का मतलब, क्या ये किसी की फीस है, क्या ये किसी की पेनल्टी है, ठीक है, क्या ये किसी का लाइसेंस अमाउंट है, ऐसा कुछ भी। तो एक तो कौन सा नेचर का पेमेंट कर रहे हैं और उनके कौन से हेड में जाएगा। तो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें हेड वाइज मेंटेन होते हैं। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में फीस का अकाउंट है, स्कूल में साइंस का अकाउंट है, स्कूल में गेम्स का अकाउंट है, स्कूल में स्काउट का अकाउंट है, तो इस तरह से, ठीक है। द चालान मस्ट बी पास्ड बाय द ट्रेजरी सब ट्रेजरी बिफोर प्रेजेंटिंग फॉर पेमेंट। अब देखो, अगर कोई भी चालान होगा तो उसको जो ट्रेजरार होता है, सब ट्रेजरी या ट्रेजरी से पास होना चाहिए। टीओ ट्रेजरी ऑफिसर या एसटीओ सब ट्रेजरी ऑफिसर से पास होना चाहिए। पास चालान आर वैलिड फॉर 10 डेज। अब देखो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा। कोई भी चालान जो होता है वैलिड फॉर 10 डेज होता है, आफ्टर विच दे विल हैव टू बी रिवैलिडेट। तो 10 दिनों के लिए चालान इशू होता है, उसके बाद 10 दिनों के बाद आपको उसको रिवैलिडेट करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ चालान रिटर्न टू द डिपॉजिटर एज रिसीट शुड बी साइंड इन फुल, पूरे सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। इन केस ऑफ लॉस चालान हो जाता है तो नो डुप्लीकेट इश्यूड बट ओनली सर्टिफिकेट टू बी इशूड। देखिए, अगर किसी का चालान खो गया, आपने बैंक ने चालान बनाया और वो खो गया, ठीक है, तो बैंक डुप्लीकेट चालान इशू नहीं करता, केवल एक रिसिट इशू करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है कि हाँ इन्होंने इस डेट में इस नंबर से एक चालान जमा किया है। डुप्लीकेट चालान इशू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आती है पेमेंट की, उसके बाद आती है पेमेंट की, यानी गवर्नमेंट के पेमेंट की बात आ रही है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पेमेंट की जब बात आती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑथराइज्ड टू इशू चेक्स। तो गवर्नमेंट अपने अकाउंट से पेमेंट कैसे करती है? चेक इशू करती है विद इन द ड्रॉइंग लिमिट ऑफ परमिटेड टू द देम। अब हर डिपार्टमेंट को, हर अधिकारी को, हर ऑफिसर को एक लिमिट होती है कि ये 50,000 तक के चेक इशू कर सकता है, ये 2 लाख तक के इशू कर सकता है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। पता लगा उसको पावर है, ट्रेजरी ऑफिसर को पावर 20,000 की है और उसने 2 लाख का चेक इशू कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया। सेल्फ ड्रॉइंग इन कैश आर अलाउड फॉर सैलरी एंड एक्सपेंसेस। अब कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर खुद भी कैश निकालते हैं। कई बार आपने देखा होगा ड्राफ्ट लेके आते हैं तो कैश लेके जाते हैं, वो काहे के लिए? अपने वहाँ को पेमेंट देनी या कुछ खर्चे देने हैं, सैलरी देनी उसने। स्पेशल चेक बुक आर इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे आर सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट एंड आर पेड फॉर बाय द बैंक। तो क्या है, एक स्पेशल तरह की गवर्नमेंट की चेक बुक होती है और डिपार्टमेंट सप्लाई करता है और बैंक उसको पेमेंट करता है। नो ओवरड्राफ्ट, जैसे इंडिविजुअल को ओवरड्राफ्ट देते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट के अकाउंट में कभी भी ओवरड्राफ्ट अलाउड नहीं होता। द क्रेडिट टू द दीज अकाउंट आर रिसीव्ड थ्रू बजट एलोकेशन बाय द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। अब जो भी अकाउंट खोला हुआ है तो उसमें जो क्रेडिट आते हैं वो गवर्नमेंट के जो प्लानिंग्स होती हैं उनके बजट से होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। रिफंड ऑर्डर आर इश्यूड बाय द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट इन फेवर ऑफ द पेई। रिफंड ऑर्डर आर ऑल्सो इश्यूड बाय द इनकम टैक्स। तो कई बार क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का पेमेंट होता है तो वो रिफंड ऑर्डर से भी होता है। रिफंड ऑर्डर क्या होता है? एक चेक होता है, उसमें लिखा रहता है जिस भी डिपार्टमेंट का है, नॉट नेगोशिएबल चेक होते हैं। इनकम टैक्स के आपने चेक देखा होगा, कुछ पिंक कलर के चेक होते हैं, रेड कलर के, ठीक है। वाइल पेइंग द बैंक शुड हैव चेक एज वेल एज एडवाइस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या होता है
कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के जो चेक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि चेक्स जब आते हैं पेमेंट होने तो उनके साथ इनकम टैक्स अथॉरिटी से एडवाइसेस भी आती हैं। तो उसमें एक बहुत अब लिमिट बहुत बढ़ा दी गई है, बहुत बड़ी लिमिट तक नहीं आते। पहले तो ये 20,000 से ऊपर का कोई पेमेंट होता था तो उसके लिए जब तक एडवाइस नहीं आएगी तब तक आप उस चेक का पेमेंट नहीं करते थे। यानी चेक तो पार्टी लेके आ रही है और पीछे से इनकम टैक्स वाले जो एडवाइस भेज रहे हैं कि हाँ भाई इसका पेमेंट कर देना, तो एक क्रॉस चेक भी हो जाता था उससे। एडवाइसेस इज ऑल्सो रिसीव्ड बाय द पेई along with the check, such refund order are quasi। अब देखो यहां सुन लेना, ये बोला है जो रिफंड ऑर्डर होते हैं वो क्वासी नेगोशिएबल होते हैं। क्वासी का मतलब होता है आधा, क्वासी का मतलब होता है आधा, यानी उसमें हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेगोशिएबल की है और हाफ नहीं है। एंड डू नॉट अट्रैक्ट एनी स्टैम्प डिस्चार्ज, एंड डू नॉट अट्रैक्ट एनी स्टैम्प डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये आप दो ध्यान रखना, यानी कि वो उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, डिस्चार्ज करके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और वो क्वासी नेगोशिएबल होते हैं। क्लियर हो गई? ये पॉइंट्स को याद रखिएगा आप। डू नॉट अट्रैक्ट एनी स्टैम्प डिस्चार्ज, क्वासी नेगोशिएबल, और क्या है, एज वेल एज एडवाइस भी आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो उनमें इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओपनिंग ऑफ पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या देखिए, देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक फॉरेस्ट, लोकल फंड्स एक्सेट्रा अथोराइज्ड बाय द एजी। एजी का मतलब है अकाउंट जनरल, एजी का मतलब है अकाउंट जनरल ऑफिस, वेयर चेक्स आर ड्रॉन बाय द अथोराइज्ड ऑफिशियल in these department are presented at the bank directly for payment without the intervention of the treasury। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऑटोनोमस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो ट्रेजरी के इंटरवेंशन के बिना ही चेक इशू करते हैं। तो जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जांपल दिया, सच अकाउंट्स आर ओपन एज करेंट अकाउंट, डिटेल्स लाइक अथॉरिटी फॉर ओपनिंग अकाउंट, चेकबुक इशूड, पर्सन ऑथराइज टू ड्रॉ द चेक, वो सारी अकाउंट है उसमें डिटेल होंगे और उनको नोट किया जाता है। द चेक्स इशूड आर वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ, ये नॉर्मल प्रोसेस है, 3 मंथ के लिए चेक इशू होते हैं। द वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स एंड्स एट द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ। अब देखो यहाँ एक नया पॉइंट आ गया है, इसको ध्यान रखिएगा, एक नया पॉइंट आ गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए कोई चेक दस अप्रैल 20 को इशू हुआ, तो इसकी एक्सपायरी कब होगी? इसकी एक्सपायरी जो होगी 31/7/20 को होगी। ये ध्यान रखिएगा, 3 महीने का है, लेकिन वो 3 महीना जब आ रहा तो उसका मंथ का एंड डेट होता है इसमें। ये गवर्नमेंट चेक की बात आ रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की चेक की बात आ रही है, तो वो इस तरह से चेक इशू करते हैं, ठीक है। उनका जो है 3 महीने का जो मंथ आता है उस मंथ का आखिरी बोला है एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ, मंथ्स एंड एट द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी कुछ है। गवर्नमेंट ऑफिशियल आर ऑल्सो ऑथराइज्ड टू ओपन अकाउंट्स इन देयर पर्सनल नेम्स for disbursement structure such as account are opened and closed by the official after purpose is served। तो कई बार वो क्या है, पर्सनल नेम से भी अकाउंट खोलना उनको परमिट होता है, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो उनको वो अकाउंट बंद करना पड़ता है, ठीक है।
चलिए, जो अब आगे स्क्रीन पर आ रहा है, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स नहीं दे तो मुझे याद जरूर करिएगा। ये जो आपके स्क्रीन पे अब आ रहा है, ये अगर आपको 2 मार्क्स ना दें तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। और जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 2 मार्क्स ना दे तो याद करिएगा। और 2 मार्क्स ये तो आते हैं आपके नॉमिनेशन नाम के वर्ड से, तो अपने मार्क्स को 50 से 48 में मत आने दीजिए। अगर आपको 50 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए तो ये वाली चीज़ बहुत अलर्ट होके। सबसे पहली बात, नॉमिनेशन फैसिलिटी की जब हमने बेसिक बात तो कुछ करी थी, और तो ये पहला क्वेश्चन आता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी कहाँ पे कही गई है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड बाय सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट by introducing new section 46Z(A) से ZF। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मिला हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी कौन से सेक्शन में 45Z(A) से ZF तक, 45Z(A) से लेके ZF तक, ZA से ZF कौन, ZA, ZB, ZC, ZD ऐसे करके ZF तक है। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन है, RBI का सेक्शन नहीं है। तो नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, चलो इसके बारे में कुछ और वो बातें हम कर रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बैंकिंग अकाउंट में मैक्सिमम कितने लोगों का नॉमिनेशन हो सकता है, आपको आंसर करना है। बैंकिंग अकाउंट्स में मैक्सिमम कितने लोगों का नॉमिनेशन हो सकता है, आंसर करिए। मनीष सिंह जी ने आंसर दिया 1। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ लोग 2 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सेप्ट PPF, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। गुड। तो जब भी 1, 2, 3, 4 यानी मल्टीपल ऑप्शंस के आंसर आते हैं, इसका मतलब कि हमको जरूरी है उसको क्लैरिफाई करना, ठीक है। तो जैसा कि कुछ लोगों ने PPF का नाम दिया, कुछ लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी नाम देंगे, ठीक है। और आप अपना जो PF है उसमें कितने लोगों का नॉमिनेशन करते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा फंडा ये है, जो बैंक के अपने डिपॉजिट अकाउंट होते हैं उसमें केवल एक नॉमिनी हो सकता है। बैंक के डिपॉजिट जो अकाउंट है उसमें केवल एक नॉमिनी हो सकता है। और जो गवर्नमेंट के हैं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उसमें मोर 1 या 1 से मोर देन हो सकते हैं। और गवर्नमेंट के वो कौन से अकाउंट हैं, PPF है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, आपका जो PF होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट्स में मोर देन 1 नॉमिनी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने लिखा हुआ है कि जॉइंट अकाउंट में 2 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने सामने लिख दिया है वो अल्टीमेट है, उसको कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बोला विच प्रोवाइड इंटर एलिया फॉर नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक कस्टमर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट, सेफ वॉल्ट लॉकर। यानी इन तीनों में कोई भी चीज बैंक में रखी गई है कस्टमर के द्वारा बैंक की परमिशन से, तो उसकी डेथ के बाद उसका डिस्पोजल करने के लिए जो है डिपॉजिट के अकाउंट्स,
आपके सेफ डिपॉजिट और जो सेफ कस्टडी में जो सामान रखा जाता है उसमें, तीनों चीज़ों में। द रेलिवेंट रूल फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू द अबव सेक्शन आर टर्म्ड द बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल। अब देखिए, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए और उसको बोला द बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल 1985। दीज रूल्स हैव कम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, तो 29, इसका कोई ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है। चलो, अब बात आई, नॉमिनेशन शुड बी मेड बाय द डिपॉजिटर ऑल द डिपॉजिटर्स इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब नॉमिनेशन का एक फॉर्म होता है, तो आप में से कई लोगों ने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बड़े हैंडल किया होगा और बहुत सारे अकाउंट डेली खोलते होंगे, लेकिन कभी उसमें हल्का सा गौर करना कि उस फॉर्म में क्या लिखा रहता है, ऊपर फॉर्म का नाम। तो ये 3 फॉर्म यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं आपको, फॉर्म DA1, DA2 और DA3। क्या क्या चीज़ें देख लेना जरा। पहला तो है मेक करना, दूसरा है कैंसिलेशन और तीसरा है वेरिएशन। देख लो, बहुत साफ साफ है। पहला तो है बनाना, दूसरा है कैंसिल करना और तीसरा है एडिट करना। क्लियर है? ठीक है। DA1, DA2, DA3 आगे बोलता है द नेम ऑफ द नॉमिनी मे बी इंडिकेटेड। अब नेम ऑफ द नॉमिनी सेविंग बैंक में, करंट डिपॉजिट में या टर्म डिपॉजिट रिसीट में कहीं पर भी होता है, इज एन एक्सप्रेस मैंडेट फ्रॉम द डिपॉजिटर टू द इफेक्ट। अब देखो, एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड माने होता है छुपा हुआ, एक्सप्रेस माने होता है बिल्कुल खुलेआम दिखा दिया। तो एक्सप्रेस्ड क्या होता है, ये लीगल टर्म है, आपके LRAB में बहुत पूछा जाता है, एक्सप्रेस की बात आती है। तो वो कहता है कि अगर उसमें लिखा हुआ है पासबुक में साफ साफ मिस्टर सो एंड सो नॉमिनी, तो इसका मतलब एक्सप्रेस्ड मैंडेट है उसका, ठीक है। वो छुपाना नहीं चाहता। कई बार क्या होता है, कई लोग नॉमिनी को छुपा के रखते हैं, यानी नॉमिनी को भी पता नहीं होता कि मैं इस इतने बड़े अकाउंट का नॉमिनी हूं, ठीक है। जॉइंट अकाउंट में भी नॉमिनी कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी अभी बताया तो मैंने कि बैंक के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें नॉमिनी केवल एक हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं, ठीक है। आज क्लास अच्छी नहीं हो रही, क्या बात, लाइक और डिसलाइक नहीं हो रखे हैं? चलिए, जैसे सर कहते हैं कि तब तक आप डिसलाइक लाइक का काम पूरा कर लीजिए, तो मैं भी कह देता हूं। तो मनीष जी कहते हैं मैंने तो लाइक कर दिया। आपका तो इसमें दिख रहा है लाइक। नहीं, जॉइंट लॉकर में 2 नॉमिनी नहीं हो सकते। बैंक वाले केस में किसी में भी 2 नॉमिनी नहीं होते हैं। चलो और आगे देखिए ये जो क्लास का पर्पज है मेरा, ये क्लास का पर्पज उन लोगों के लिए है जिनको किताब देखते ही तारे ज़मीन वाला, जो तारे ज़मीन पर मूवी में जो है बच्चा है वो उसके ऐसे से घूमने लग जाता, तो उनके लिए क्लास हो रही है ये, ठीक है। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो तो कर लेते हैं। मान लिया 1 लाख लोग JIB में बैठ रहे हैं, तो उस 1 लाख में से 1000 लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही पढ़ते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया मार्क्स से पास हो जाते हैं, ठीक है। आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको नोट्स चाहिए, अच्छे नोट्स हों उससे पढ़ सकते हैं,
कुछ लोग वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जब तक सामने पूरा बुक का पेज एक टू लाइन नहीं पढ़ा जाए तब तक दिल में तसल्ली नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में पूरी तीनों बुक को लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं। अभी भी जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस जो नोटिफिकेशंस हैं उसको फॉलो कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अपना जो रिक्वेस्ट है, जो ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस स्क्रीन पर आप ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, चलो पेज के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपका बुक का ही तो पार्ट हम लोग आपको बता रहे हैं। चलो, तो अभी हमने बोला कि इनमें जितने भी होंगे सबके डिपॉजिटर में हम नॉमिनी कर रहे हैं, और नॉमिनी अगर नाम लिख दें तो एक्सप्रेस नॉमिनी बोल रहे हैं, ठीक है, मैंडेट बोल रहे हैं। द डिपॉजिटर इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल इन देयर पर्सनल कैपेसिटी कैन ओनली बी सब्जेक्ट टू द नॉमिनेशन। अब देखो, जो डिपॉजिट्स जो हैं, जो पर्सनल नेम की कैपेसिटी वाले हैं उन्हीं में नॉमिनी होता है। ठीक है, कंपनी वाले अकाउंट में कोई भी नॉमिनी नहीं होता। पर्सनल कैपेसिटी में जो अकाउंट होते हैं उन्हीं में नॉमिनी होता है। देयर कैन नॉट बी नॉमिनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड इन द इंडिविजुअल इन हिज फिड्यूसरी कैपेसिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटरी। क्या मतलब हुआ इसका? द डिपॉजिट्स इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, ये तो हो गया। अब यहां बोला हुआ है देयर कैन नॉट बी नॉमिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय इंडिविजुअल इन हिज फिड्यूसरी कैपेसिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। अब देखना, ये फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या होती है? जैसे कोई ये कोर्ट ने किसी को एडमिनिस्ट्रेटर वो कर दिया, कोई एग्जीक्यूटिव बना दिया, तो उसने पर्सनल नेम पे तो खोला है लेकिन वो किसी कैपेसिटी में खोला हुआ है, तो वो उस अकाउंट का नॉमिनेशन नहीं कर सकता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो अपना कर सकते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो अपना ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई एग्जीक्यूटर है, कोई लिक्विडेटर है, ये लोग जिनको कोर्ट अपॉइंट करता है, वो अगर कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वो उस अकाउंट में किसी का भी नॉमिनी नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? चलो आगे। इफ द नॉमिनी इज माइनर, अब देखो नॉमिनी माइनर है तो पहला क्वेश्चन है, तो क्या माइनर नॉमिनी हो सकता है? तो आंसर आ गया यस, हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, जब तक वो 18 साल का होगा तब तक नॉमिनी के ऊपर एक और अपॉइंटी रखना पड़ता है। तो उसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। जैसे आपने नॉमिनी किया, नॉमिनी कर दिया, मिस्टर है श्याम और इसकी एज है 16 ईयर, तो ये माइनर है। लेकिन यहां पे इसी के साथ लिखना पड़ेगा अपॉइंटी मिस्टर जय सिंह, सिक्सटी ईयर या कुछ भी एज है। तो समझ में आई? तो कोई भी नॉमिनी अगर माइनर है तो उसी के साथ लिखना पड़ता है इसका अपॉइंटी ये होगा। इसका मतलब जब तक ये 18 साल का नहीं होगा तब तक उसकी जो नॉमिनी की को हैंडल करना का काम है वो मिस्टर जय सिंह करेंगे। जैसे ही 18 साल हो जाएगा तो जो अपॉइंटी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, करंट अकाउंट अगर पर्सनल है तो बिल्कुल होगा नॉमिनी। माही ने क्वेश्चन लिखा हुआ है और अच्छा आंसर दिया हुआ है शायद किसी का, सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन होता है।
सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट में नॉमिनी, देखो माइनर अकाउंट अगर होगा सेल्फ ऑपरेटेड तो उसमें नॉमिनी होगा या नहीं होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है कोई दे सकता है। जो वैभव जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैभव जी ने, सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन होता है क्या? ये वैभव जी का क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है, मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मैंने कभी सुना नहीं इस बारे में। लेकिन अगर लॉजिक की बात करें, तो नॉमिनी एक फैसिलिटी है उस अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उस फंड को डिस्पोजल करने की। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अक्सर आता है, नॉमिनी के पास जो भी फंड है वो एज ए ट्रस्टी होते हैं, उसका वो मालिक नहीं होता है। यानी अगर किसी ने एक अकाउंट में किसी को नॉमिनी बना दिया और उसकी डेथ हो गई और नॉमिनी पेमेंट लेने आता है या नॉमिनी को पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल हायर कोर्ट से कोई आदेश ले आए तो नॉमिनी को वो पैसा उनको वापस करना पड़ता है, क्योंकि नॉमिनी उस मनी का मालिक ना होके एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। अब इसमें कई सारे ओपिनियन आ रही है आप लोगों की, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कुछ लोग कह रहे बिल्कुल होगा, कुछ लोग कह रहे हो सकता है। तो मेरा भी इसमें आंसर है कि हो सकता है, ठीक है। बाकी कहीं कंट्राडिक्शन मिले तो फिर उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। चलो, अब जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं भी अगर एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं भी अपना लॉजिक लगाऊंगा, तो मैं भी इसी तरह आंसर करूंगा। अब आंसर सही है या गलत है वो देख के पता लगेगा, ठीक है। चलो, नॉमिनेशन शुड अपॉइंट अनदर पर्सन टू द माइनर टू रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। इन केस ऑफ द डिपॉजिटर इज ए माइनर, नॉमिनेशन विल बी मेड बाय ए पर्सन लीगली कॉम्पिटेंट टू डू सो। अब देखो ये आ गई बात, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वहां पे टेक्स्ट में आ गए, इन द केस ऑफ द डिपॉजिटर इज माइनर द नॉमिनेशन शैल बी मेड बाय ए पर्सन लीगली कॉम्पिटेंट टू डू सो। यानी इसका मतलब है कि उस बंदे के बिहाफ पर, उस माइनर के बिहाफ पर जो लीगली काम कर सकता है वही नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है। द कैंसिलेशन और द वेरिएशन ऑफ द नॉमिनेशन शुड ऑल्सो मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स ओनली। इन केस ऑफ द जॉइंट डिपॉजिट्स द वेरिएशन should be signed by all the depositors, all the surviving depositor. The bank shall acknowledge the nomination and shall also record the same in the relevant record in the system. तो यहाँ पे देखो दो तीन बातें निकल के आ गई कि माइनर को अगर नॉमिनेशन करना है तो वो माइनर के केस में नॉमिनेशन उसके कोई अथराइज जो पर्सन है, लीगली कॉम्पिटेंट जो पर्सन है वही कर सकता है। और सेकंड फॉर्म आया, बात आई कि अगर कैंसिलेशन करना है तो फॉर्म में दिया जाएगा, जॉइंट डिपॉजिटर हैं और उसमें कोई बदलाव करना है आपको नॉमिनेशन में। तो देखो एक क्वेश्चन अभी पीछे पूछा था आप लोगों ने, क्या जॉइंट डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनेशन होता है? तो मैंने बोला था बिल्कुल होता है। देखो उसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, इन द केस ऑफ जॉइंट अकाउंट डिपॉजिटर द वेरिएशंस शुड बी साइंड बाय द ऑल द डिपॉजिटर। अब वेरिएशन तभी तो होंगे जब इस पहले से हो रखा होगा, अगर पहले से हुआ है तभी वो, जब पहले से नॉमिनेशन हुआ है तभी तो उसमें वेरिएशन आएगा, इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आप उसमें जो है जो आपका रजिस्टर है उस रजिस्टर में ये सब मेंटेन करेंगे, रजिस्टर में ये सारी चीजें मेंटेन करेंगे। और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट शैल नॉट इनवैलिडेट द नॉमिनेशन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिपॉजिट का रिन्यूअल हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो इनवैलिड नहीं करता, यानी वो नॉमिनेशन उसी तरह से चलता रहता है। रीवैलिडेशन के केस में उस अकाउंट का नॉमिनेशन कैरी ऑन होता रहता है। आगे,
In case of the joint accounts, it is generally considered that the survivor being party to the contract has superior right as compared to the nominee. अब देखो जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो लाइन यहाँ पर आ गई है कि जॉइंट अकाउंट के केस में जो सर्वाइवर पार्टी है वो नॉमिनी से सुपीरियर राइट रखती है। देखना जरा, अगर आपका कोई अकाउंट मान लिया ई और एस है या एफ और एस है, इसमें नॉमिनी है, कोई नॉमिनी है मिस्टर एक्स या इसमें मिस्टर एक्स, ये नॉमिनी है, ठीक है। अगर इसमें इसकी डेथ हो जाए, डेथ होने के बाद जो राइट है यहाँ ट्रांसफर ना होके पहला राइट इसका रहेगा, दूसरा राइट इसका रहेगा। ऐसे ही फॉर्मर सर्वाइवर में भी अगर इसकी डेथ हो जाए तो पहला राइट इसका रहेगा, दूसरा राइट इसका रहेगा। यानी नॉमिनी से पहले जो सर्वाइवर्स होते हैं, नॉमिनी से पहले जो सर्वाइवर्स होते हैं उनका रोल बड़ा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला 2 मार्क्स की स्लाइड है, इसलिए बहुत एक एक पॉइंट को रिवाइज करते और अपने माइंड में सेट करते हुए चलिए, ठीक है। तो यहां बात हो गई थी कि जो सुपीरियर है उसका नॉमिनी से ज्यादा पार्ट वो रहता है, पावर। Therefore, though there is nomination, it is considered that the survivor has the preference and the nominee does not come into the picture until the death of the last survivor unless there is a contract to the contrary with the bank। तो यहाँ पे बोला हुआ जब तक बैंक में कोई स्पेशल लाइन नहीं लिखी बोली गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइवर जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक नॉमिनी का रोल नहीं आएगा, ठीक है। देयर शुड बी ओनली वन नॉमिनी पर डिपॉजिट अकाउंट रिसीट। तो ये मैंने बता दिया था, जो बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स में ओनली वन नॉमिनी का कॉन्सेप्ट है। फॉर एडिशन एंड डिलीशन ऑफ नेम ऑफ ऑल द डिपॉजिटर, ऑल सर्वाइविंग डिपॉजिटर शुड साइन। तो ये हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई भी उसमें डिलीशन या एडिशन होगा तो क्या होगा, सारे सर्वाइवर जो आज की तारीख में जिंदा है वो सारे लोग उसमें साइन करेंगे, ठीक है। द अकाउंट होल्डर्स ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स और द एंटायर जॉइंट अकाउंट होल्डर टुगेदर कैन ऑथराइज ए थर्ड पार्टी टू ऑपरेट द अकाउंट बाय आइदर एग्जीक्यूटिंग ए पावर ऑफ अटॉर्नी और फर्निशिंग ए मैंडेट। अब यहाँ पे क्या बात आई कि कई केस में जॉइंट अकाउंट होल्डर के केस में कई बार क्या होता है, सारे जो भी सारे लोग हैं वो किसी थर्ड पार्टी को उस अकाउंट को ऑपरेट करने को बोल सकते हैं। कैसे, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी लिख सकते हैं या कोई मैंडेट करके कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वो कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑन द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, one of the depositor in case of joint account, the mandate regarding the operation of his account should be treated as cancelled। अब देखो सुन लीजिएगा इस बात को, अगर कोई डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है जॉइंट अकाउंट में तो उसके जो भी ऑपरेशन के रिगार्डिंग मैंडेट हैं, जो भी उसने कहा हुआ, वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। एंड चेक साइंड बाय हिम आफ्टर द नोटिस ऑफ द डेथ शुड नॉट बी पेड। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जॉइंट अकाउंट वाले मामले में अगर किसी की डेथ हो जाए और आपको नोटिस हो जाए, आपको पता लग जाए, उस केस में आप उस अकाउंट का ऑपरेशन इमीडिएट स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, द डिपॉजिटर मैंडेट स्टैंड कैंसिल एंड द चेक साइंड बाय द सच पर्सन शुड नॉट बी पेड द नोट आफ्टर नोटिस ऑफ इंसॉल्वेंसी। और देखो ये जरूर है
कि आपको ये पता लग जाना चाहिए अथेंटिकेट सोर्स से, या तो कोई चिट्ठी आ जाए या आपका बिल्कुल खुद का वेरिफिकेशन हो। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मान लिया किसी की डेथ हो गई और वहाँ से कोई भी चिट्ठी नहीं आई, और आप उसके डेथ के जो प्रोसेस होते हैं, जो क्रियाएं होती है, वहाँ पर भी गए थे और आप कहते हैं जी मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। तो नोटिस होने का मतलब क्या है? चिट्ठी से ही नोटिस नहीं होगा। अगर आप अथेंटिकेटेड, आपने खुद देखा है और ये कोई प्रूफ कर दे, आपको फोटो दिखा दे कि आप तो वहाँ उस दिन थे, तो उस कंडीशन में आप उस अकाउंट का ऑपरेशन बिल्कुल रोक देंगे। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपको पता है यूआईडीआई का काफ़ी जोर शोर चल रहा है, सब कुछ आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए, उसी से करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, डिटेल्स ऑफ जो आधार की जो अथॉरिटी है, आधार की अथॉरिटी जो आपको प्रोवाइड करती है, तो क्या है, लेटर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी containing details of the name and address of the Aadhaar number may be accepted as OVD, official valid document for opening the account. Information containing demographic details and photo। देखो आधार कार्ड में दो डिटेल्स होती हैं, एक होती है डेमोग्राफिक, होती है बायोमेट्रिक। तो डेमोग्राफिक में उसका नाम, पता वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन होती है, और बायोमेट्रिक में उसके थंब मतलब फिंगर के जो इम्प्रेशन है वो, और आइरिस, दो चीज़ें उसमें वो करी जाती हैं। ठीक है, चलिए। और आपका तो क्या है, बैंक से सारा आधार का सारा लिंक है, और कैसे लिंक है उसमें आप डालते हैं, खुद ही वो कन्फर्मेशन आती है, उसको ओटीपी मिल जाता है, तो सब सिस्टम बना हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है। इफ़ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नोज ओनली हिज और हर आधार नंबर, तो ये बिल्कुल आपको पता है, ये आधार वाली सुविधा हो गई है। खाली आधार नंबर अगर बोलता भी है तो उसमें वो ओटीपी के थ्रू भी कन्फर्मेशन हो जाती है। ठीक है, if the prospective customer carry a copy of e-Aadhaar downloaded elsewhere, the bank may print the prospective customer e-Aadhaar letter in the bank directly from UIDAI portal। तो बैंक को अथॉरिटी होती है, ठीक है, और अडॉप्ट द e-KYC प्रोसीजर और कंफर्मेशन आइडेंटिटी। तो आजकल क्या है, कोई प्रिंट आउट वगैरह कुछ नहीं मांगता, आधार नंबर बताने, जैसे आपने देखा हो मोबाइल फ़ोन कनेक्शन लेने जाते हैं तो प्रिंट आउट नहीं मांगते, वो सिर्फ आपको क्या करते हैं, आपका आधार नंबर लेते हैं, अपने सिस्टम पे डालते हैं, वो वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये वही बंदा है। ठीक है, चलो, चलो अगला है डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट रेट। आपने बहुत ऐड वैड सुना होगा, ऐसे ऐड आता है, सेविंग बैंक पर अप टू 6% इंटरेस्ट, ऐसा लिखा रहता है कई बैंकों में। कई बैंकों में ऐसा ऐड आता है कि सेविंग बैंक में इंटरेस्ट जो है अप टू 6%। तो ऐसे बैंकों में जो लिखा हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि अब एक स्कीम हो गई है, कब से, 25 अक्टूबर 2011 से, अगर आपका डिपॉजिट अप टू 1 लाख से ऊपर है, अप टू 1 लाख में नहीं है, अप टू 1 लाख में तो क्या है, ईच बैंक हैव टू यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट। अप टू 1 लाख में इक्वल होना है हर बैंक में, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा के डिपॉजिट में क्या कर सकता है, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट वेरिएबल रख सकता है। बैंक्स आर फ्री टू डिटरमाइन देयर सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 2 कंडीशन। ठीक है, ठीक हो गया। अब बोलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन द अकाउंट विद इन दिस लिमिट। सेकेंड कंडीशन में क्या बोलता है, अगर ओवर 1 लाख है तो बैंक में प्रोवाइड डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू, if it is so choose, the subject to condition, the bank will not discriminate the matter of interest paid on such account between one deposit to other
सिमिलर डिपॉजिट अकाउंट एक्सेप्टेड ऑन द सेम डेट। अब वो ऐसा नहीं करता मिस्टर शर्मा जी को वो 2% ज़्यादा दे दे, मिस्टर वर्मा जी को 2% कम दे, ऐसा नहीं होगा। तो उसकी पॉलिसी एक सिंपल होगी, उससे बोलेगा कि भैया 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट है तो मैं सबको 8% दूंगा, तो सबको देना है। किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएशन नहीं कर सकता। 2 स्लैब हो गए, या तो वो 1 लाख से या 1 लाख से कम वाले के लिए यूनिफॉर्म रखेगा जो सारे बैंक रखते हैं, या फिर वो अपने रेट को बढ़ाएगा। ठीक है। यस बैंक, बंधन बैंक में भी यही वो देखते हैं हम लोग। बिल्कुल, आइदर सर्वाइवर में कोई भी अकाउंट में ऑपरेट कर सकता है, कोई भी पेमेंट उसका ले सकता है। ठीक है, चलो गुड। अब हम ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक का एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाए जो हमने पढ़ा था, और हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये टॉपिक हमको, तो ये जो टॉपिक पढ़ा कुल मिला के 3 मार्क्स दे सकता है आपको। 2 मार्क्स मैंने बोला नॉमिनेशन में से आ सकते हैं और बाकी उसमें से। चलिए जल्दी से इसका पहले का क्वेश्चन का आंसर करिए। इनके जल्दी जल्दी इसके आंसर करते जाइए। पहले का आंसर बताइए क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपनिंग अकाउंट इज, पहले का आंसर बताइए। देखिए इसमें बहुत सा वो आएगा। अब इसमें पहले का आंसर आ रहा है ए डी ऑप्शनल और वो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं रह गया है। आप लोग खुद देख रहे हो कई सारे अकाउंट्स में आजकल नॉमिनेशन नहीं ले, वो इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं, खासकर से अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर इसमें से कौन सा रेलिवेंट आप लोग बता रहे हैं। फर्स्ट का आंसर ऑप्शनल है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको डाउटफुल है तब आप लेंगे, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा। पहला, अ माइनर ऑफ कोर्ट इज अपॉइंटेड गार्जियन, ये भी मैंने कल क्लास के दौरान बता दिया था, 21 साल होता है अगर कोर्ट वाला मामला होता है तो उसमें ये होता है। ठीक है। थर्ड है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिनिमम नंबर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर कितने होते हैं। जल्दी से आंसर करिए, ये हमारा कल क्लास में हुआ था डिस्कशन। पब्लिक में 7 लोग मिनिमम है और मैक्सिमम कितने थे। मैक्सिमम 200 हो गए। आपकी बुक में 550 लिखा हुआ, देख लीजिए सही करेक्ट लिखा। ठीक है, चलो फोर्थ का आंसर गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑल्सो दोज कंपनी वेयर द गवर्नमेंट होल्ड एटलीस्ट कितने परसेंट, 51% से ज़्यादा से 51% या 51% से ज़्यादा अगर शेयर हैं तो उस कंपनी को हम क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट कंपनी। फिफ्थ है डेलीगेशन ऑफ पावर्स अंडर ए ट्रस्ट इज, क्या जो है ट्रस्ट के अकॉर्डिंग डेलीगेट की जा सकती है पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर अंडर ए ट्रस्ट इज नहीं की जा सकती। ट्रस्ट को केवल ट्रस्टी चलाते हैं, वो या तो उन्हें ट्रस्टी की पोजीशन से हटना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट स्टिपुलेट द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 वाला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो सरप्राइज मत करिएगा। इंटरनल रूल्स कंपनी के, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो इंटरनल रूल होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। यहां लिखा ना आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सेवन को माइनर अकाउंट कैन बी ओपन इन द गार्जियनशिप ऑफ,
तो माइनर अकाउंट जो है किसकी गार्जियनशिप में खोला जा सकता है? मदर एंड फादर, मदर और फादर। देखो कितना क्लोज उसने क्वेश्चन बना दिया कि बोला मदर एंड फादर और यहाँ लिखा मदर और फादर, ग्रैंड मदर एल्डर। तो इन दोनों में से कौन सा रेलिवेंट है? ये वाला। तो गार्जियन ये भी हो सकती हैं और ये भी, और इसका मतलब ये है कि दोनों जॉइंट बनेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन से एक्सरसाइज करने से फायदा ये है कि जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है। चलो 8th क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 or more minor is rigorous to open an account। तो हमने ये पढ़ लिया था 2 माइनर अकाउंट कभी भी जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक है। A Hindu minor having a natural guardianship attain the maturity or completion of। हिंदू माइनर जो है 18 साल में मेजर हो जाता है अगर नेचुरल गार्जियनशिप में है, अगर कोर्ट अपॉइंटेड है तो 21 साल होता है। 10th क्वेश्चन है हु शैल बी द नेचुरल गार्जियन इन द केस ऑफ द मैरिड माइनर गर्ल। 10वें का आंसर बताइए। देखो यहां जो हस्बैंड लिखा हुआ है, हस्बैंड अगर माइनर है उस कंडीशन में ये नहीं हो सकता, और अगर हस्बैंड मेजर है तो ये हो सकता है, ध्यान रखना। तो नेचुरल गार्जियन जो होगा उसका हस्बैंड कब हो सकता है? जब वो खुद मेजर हो, और वो भी खुद माइनर है तो वो नहीं हो सकता। Sanjay minor age 11 years days to open account. His mother is illiterate and the father has become sannyasi. He has the grandparent who will be the natural guardian। देख लो, एक माइनर बच्चा है 11 साल का, उसके जो मदर हैं इलिटरेट हैं और फादर जो है वो सन्यासी हो गए, सन्यास ले लिया उन्होंने। तो इसमें कौन हो सकता है? तो पहले ही क्वेश्चन ये है कि नेचुरल गार्जियन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन आपको एराइज करा दिया कि क्या इलिटरेट नेचुरल गार्जियन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल गार्जियन जो है एक इलिटरेट हो सकता है। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। चलो, आज रात 9 बजे क्लास है और आज से हम शाम को जो एडवांसेस वाला पार्ट शुरू करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उस पार्ट में आज इवनिंग में हमारी जो क्लास होगी वो पहले मैं प्रायोरिटी सेक्टर से शुरू करूंगा, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर वाली जो क्लास है उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और ये क्लास JIB और CIB के लिए कॉमन फॉर्मेट में होगी। ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका बैंक जाने का टाइम भी हो रहा होगा। इन ए लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज ऑब्टेन थ्रू ए मेमोरेंडम वाज साइंड बाय द 2 पर्सन फॉर ऑल द 7 सिग्नेटरी वेयर द सिग्नेचर वर फोर्स्ड। विल द बैंक एक्सेप्ट मीमो एज जेन्युइन फॉर ऑपरेटिंग बैंक? आंसर दीजिए। उसने कहा है कोई कागज आए हैं और उसमें क्या है, सिग्नेचर फोर्स्ड है। तो अगर आपको पिछली क्लासेस का याद है तो मैंने एक बात, मेरा कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल क्लियर है कि सिग्नेचर अगर फोर्स्ड है तो वो कोई भी मैंडेट नहीं होता है, नो मैंडेट, यानी वो सब बेकार की बातें हैं जो उसके अलावा हैं। यानी जब यही सिग्नेचर फोर्स्ड है तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। फोर्स्ड डॉक्यूमेंट कहीं पर भी नहीं लिए जा सकते, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें देयर शुड बी 2 persons टू ओपन ए पार्टनरशिप अकाउंट इन बैंक विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा है? 2 पर्सन है पार्टनरशिप अकाउंट खोलना चाहते हैं। देखो ये माइनर है, ये माइनर है और ये माइनर है,
ये तो बिल्कुल नहीं खुल सकते। अब बात आई इन दोनों की, बी और सी की। बी में दोनों की एज ओके है और ई में दोनों की एज ओके है, लेकिन ई वाले में ये ल्यूनेटिक आ गया। तो वो होता है ना पागल, दिवालिया, कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ना होना, तो इन लोगों को अकाउंट खोलने की पावर नहीं होती है। ट्वेल्थ का आंसर क्या दिया है बता रहे हैं आप? इन ए लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज ऑब्टेन थ्रू द मेमोरेंडम वाज साइंड बाय द 2 पर्सन फॉर ऑल द 7 अथॉरिटीज वेयर द सिग्नेचर ऑफ होज विल द बैंक एक्सेप्ट द मेमो एज जेन्युइन फॉर ओपनिंग अकाउंट। In a limited company, certificate of incorporation was obtained through the memorandum. ओके 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 ओके, यहाँ तो थोड़ा सा इसका करेक्शन करना पड़ेगा। ये किन्होंने मेंशन किया है हमें? विकास जी ने मेंशन किया हुआ। इस क्वेश्चन को रिविजिट कर रहे हैं जरा। यहाँ ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज ऑब्टेन्ड, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन किया गया। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कौन इशू करता है? वो आरओसी इशू करती है। तो वो अगर वैलिड है तो कुछ भी किसी के सिग्नेटरी वगैरह के साइन गलत हैं जो कि कंपनी के लोग हैं, तो उसमें तो इसका आंसर थोड़ा सा करेक्ट होगा कि इसका आंसर यही होगा कि सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड। जब कोई आप कंपनी का बैंक अकाउंट खोलते हैं तो हमने रूल पढ़े थे, उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ये जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इसका आंसर जो है ये होगा। ये क्वेश्चन कब होता? अगर इसका जिक्र नहीं करता। अगर इसका जिक्र नहीं करता और सिंपल कहता है कि उसकी कंपनी के कुछ लोगों ने फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 12वें का आंसर सी होगा। बुक में बता रहे हैं सी दिया हुआ, सही कह रहे हैं कि ये आंसर होगा। ठीक है, चलो 14 देखिए जरा। कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बताते हैं हमसे गलती होती है और हमारी गलती को आप सुन रहे होते हैं, तो आपके लिए वो ऐसा हो जाता है कि वो क्वेश्चन आपका वहाँ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रहता है कि अरे ऐसा एक डिस्कशन चल रहा था, हमारा क्लास में एक ऐसा डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, चलो यू आर रीडिंग दाउ एज थ्रू मेकिंग टू क्वेश्चन रॉन्ग। इनकी बात समझ में नहीं आई मेरे को। चलो, तो ये 12वें का आंसर सी हमने कर दिया। ठीक है, हमसे भी तो गलती हो सकती है। चलो 14 का क्वेश्चन देखिए। अगर हम भी इस JIB CIB का एग्जाम देने जाएंगे तो 100 मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटी थोड़ी है। हम भी 60-70 ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, पास हो जाएंगे ये पक्का है। दोबारा से, एक बार तो हमने कर लिया, दोबारा से। चलो 14 क्वेश्चन देखिए। HUF अकाउंट इज टू बी ओपन इन द बैंक वेयर देयर आर 3 मेजर पर्सन, शिव कुमार फादर, रामावती शिव कुमार मदर, शरद कुमार सन, हु कैन बिकम द कर्ता। तो 14 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ है कि कर्ता कौन हो सकता है। सबसे पहले कौन है? मेजर पर्सन कौन है? शिव कुमार हैं जो फादर हैं, और रामावती हैं जो शिव कुमार की मदर हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह आप समझिए इसको, शिव कुमार हैं और उनकी मदर हैं और उनके सन हैं शरद कुमार। तो इसमें होता है जो सीनियर मेल मेंबर बोलते हैं। तो सीनियर मेल मेंबर इसमें कौन है? ये है। तो इसका कर्ता कौन हो सकता है? शिव कुमार। ठीक है, यहाँ लिखा हु कैन बिकम। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन देखिए आप जरा।
वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी एक्सपायर्ड एंड चेक साइन। ये तो मैंने क्लास के दौरान आपको बता दिया था कि कभी भी कोई डायरेक्टर की डेथ हो जाए तो कंपनी के जो भी चेक इशू होते हैं वो एज ए रूटीन पेमेंट होते रहते हैं, यानी कंपनी ख़त्म नहीं हुई, कंपनी का जो कोई डायरेक्टर था उसकी डेथ हुई है। ठीक है। एक्स ए पार्टनर इन द फर्म ओपन एन अकाउंट इन द फर्म्स नेम, डज इट रिक्वायर द सिग्नेचर? बोलिए, कोई कंपनी में पार्टनर है और उसके सिग्नेचर जरूरी होंगे? देखो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है, जब भी अकाउंट खुलता है तो उसमें सभी लोगों के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें क्या क्या बोला हुआ है? देखो, एक तो मैं आंसर तो इसको ये दे रहा हूं और इससे मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा हूं। आपने जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि स्लीपिंग पार्टनर को भी साइन करने पड़ते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर नॉट रिक्वायर्ड वाली बात गलत है। तो ये वाली ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड होता है, ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड, सभी को सिग्नेचर करने पड़ते हैं, सभी को सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज नाउ कैलकुलेटेड ऑन द डेली प्रोडक्ट बेसिस। ये वाला आंसर दे दीजिए, 17 वाला आंसर दे दीजिए। सब लोगों को पता होगा। वैसे पहले क्या होता था कि 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी मिनिमम बैलेंस होता था उस पर इंटरेस्ट मिलता था। अब क्या है, डेली बेसिस पे, यानी आज कितना बैलेंस है उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। 18th है, अकाउंट्स ऑफ माइनर्स ओपनड विद मदर एज गार्जियन कैन बी अलाउड टू बी ओवरडन। क्या मतलब है कि माइनर अकाउंट खोला हुआ है, मदर जिसकी गार्जियन है, क्या उसमें ओडी दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमेशा माइनर के अकाउंट में प्रिकॉशन रखी गई है कि आप कभी भी उसमें ओडी नहीं देंगे, आप कभी भी इसमें ओडी नहीं देंगे। ठीक है। तो आज ये हमारा 16 नंबर यूनिट भी पूरा हो गया और इस तरह से हमारी जो फर्स्ट की बुक है वो आधे की तरफ बढ़ रही है। और जब डेली क्लासेस अब होंगी तो डेली क्लासेस में हम लोग सुबह शाम एक एक करके टॉपिक करते रहेंगे। आपका पूरा कोर्स यहीं पे हो जाएगा। जो लोग अपना नहीं पढ़ सकते वो लोग साथ पढ़ लें, सुन लें, उनका एग्ज़ाम पास होने की गारंटी हमारी है। क्योंकि जो हम पढ़ाते समय बुक की रीडिंग कर रहे हैं, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम बुक की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में हम अपने एक्सपीरियंस से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, बुक की रीडिंग भी हो रही है और एक्सप्लेनेटरी पार्ट भी हो रहा है। तो इस तरह से तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम से मिल पाएँ। जो आज शाम की क्लास होगी उस आज शाम की क्लास में 19th यूनिट शुरू करेंगे हम, मतलब 19th के बाद जो है सारे सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन आज की क्लास में सबसे पहले मैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पूरी करूँगा। हम और ये क्लास JIB CIB दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। बता देता हूँ, CIB के लिए 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए हैं कई बार इससे, और JIB के लिए इससे 2-3 क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर से पूछ लेता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर क्लास को अटेंड करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि शाम की क्लास में टाइम से अवेलेबल रहिए। थैंक यू। आप लोगों के आने के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।